हेलो एवरीवन। तो अब अपनी फेवरेट गाड़ी इतनी गंदी देखकर चियान को इतना गुस्सा आया था कि वो अपनी जैकेट उतारता है, उसे अपने हाथों पर ग्लव्स की तरह से यूज करता है और फिर याओ को खींचता हुआ एक बॉक्स के अंदर फेंक देता है। अब उसने जैसे ही अपना कैमरा निकाला था तो याओ आगे से पोज करने लगती है, इस तरह से जैसे अपनी कोई फोटो बनवा रही हो। लेकिन चियान ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उससे एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था और यहाँ पर वो ड्रंक थी, उसका फायदा उठाता है। उससे कहता है तूने मेरी गाड़ी गंदी की है और इसके बदले तू मेरी लाइफ असिस्टेंट बन के रहोगी, और सारी टर्म्स और कंडीशन सारी अपनी पसंद की बता देता है। बेचारी क्या करती याओ, उसे तो होश ही नहीं था अपनी हालत का, चुपचाप पड़ी रहती है। और फिर उसके बाद वो एक डिलीवरी बॉय को बुलाता है और कहता है कि ये बॉक्स इस लड़की समेत मेरे घर तक पहुंचा दो, मेरी गाड़ी का पीछा करो। और फिर वो बॉक्स उसके घर तक डिलीवर हो चुका था, लेकिन बॉक्स से निकलती निकलती याओ गिर जाती है सीधा चियान के ऊपर ही, और फिर वो उसके बहुत क्लोज हो गई थी। अब वो उसका हैंडसम सा फेस इतनी क्लोजनेस से देख रही थी, और सिर्फ देखने तक होता तो और बात थी, वो तो उसके फेस को छेड़ने भी लगती है। यहाँ पर चियान की बस हो गई थी, वो उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा इतनी गुस्ताखी के बदले। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो वो उसे याद कराता है कि तुमने कल कितनी बकबक की थी, मेरी नेचुरल ब्यूटी है और तुमने कहा था कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। अब तुम्हें मेरी इंसल्ट का भी बदला देना पड़ेगा और जो जो कल मेरा नुकसान किया है उसका भी। वो तो पूरी एक लिस्ट भी बनाकर बैठा हुआ था और उसने इतना लंबा चौड़ा बिल बनाया था कि जो देखते ही वो हैरान रह जाती है। इवन कि उसमें डिलीवरी चार्जेस भी डाले हुए थे, और उसने अपना खुद का टाइम जितना भी उस पर वेस्ट किया था उसके भी चार्जेस से मांग लिए थे। साथ ही साथ उसे वो वीडियो भी दिखाता है जो कि उसने एक्चुअली उसको ब्लैकमेल करने के लिए ही बनाई थी। अब बेचारी की तो बैंड ही बज जाती है, वो कहने लगती है कि सर प्लीज इंस्टॉलमेंट में कर दें। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे हीरो के पास प्लान बी रेडी था, जो कि वो एक्चुअली चाहता था। वो कहता है ठीक है, एक शर्त पर, ये सब कुछ मैं माफ कर दूंगा कि अगर हम इकट्ठे रहें और तुम मेरी लाइफ असिस्टेंट बनकर मेरे सारे काम करो, यहीं पर ही मूव इन कर जाओ, तुम यहीं रहोगी अब से, और मैं जो ऑर्डर करूंगा तुम्हें तभी खाना पकाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। अब ना चाहते हुए भी उसे अपने बॉस के बनाए हुए 248 रूल्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अब याओ वहां पर शिफ्ट तो हो गई थी, और साथ ही साथ उसने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे आर्म्स भी अपने पास रखे हुए थे। एक सिक्योरिटी कैमरा जब वो उसके हाथ में देखता है तो चियान पूछने लगता है ये किस लिए। वो कहती है खुद को सेफ रखने के लिए। एक्चुअली वो तो खुद को सेफ रख रही थी कि अगर कोई उसके बॉस को मारने आया तो कहीं वो बेचारी ना मारी जाए। लेकिन यहाँ पर चियान उससे कहने लगता है कि बेशक हम एक छत तले रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए उल्टी सीधी बातें मत सोचना। अब रात को वो उससे कह देता है खाना बनाने को, क्योंकि एक्चुअली वो तो सोना चाहता था और चाहता था कि वो शोर करे और इतने में उसे नींद आ जाए। लेकिन वो तो खाना ऑर्डर कर देती है, उसका मूड नहीं था। अब वो बेचारा लेटा वेट कर रहा था कि कब इसकी कुकिंग की आवाजें आए और मुझे मजे की नींद आ जाए, लेकिन खाना तो रेडी पड़ा था। अब ये देखते ही चियान का मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि ये सब रैप अप करो और मेरे लिए खाना बनाना स्टार्ट करो। लेकिन अब की बार जब वो कुकिंग कर रही थी उसे फिर से नींद नहीं आई थी, क्योंकि आज की दफा उसने वो गाना नहीं गाया था। अब वो फिर से उसे तंग करने के लिए आ जाता है और कहता है कुछ और कुक करो जो तुमने उस रात को बनाया था। अब वो दोबारा से कुकिंग करके तैयार करके खाना रख देती है, लेकिन बॉस वो तो खुद अंदर हैरान परेशान पड़ा था कि आज इसकी कुकिंग के शोर से मुझे नींद क्यों नहीं आई। जबकि बाहर याओ का मूड खराब हो जाता है कि मेरे से पूरी टेबल भर खाना बनवा लिया, लेकिन खुद ये टाइम से ही सो गया है। और बेचारी याओ का खाना खा खा के रात को बुरा हाल हुआ था। आज ऑफिस में भी उसकी बार बार वॉशरूम की तरफ दौड़े लगती रही थी, और यहाँ पर चियान भी उसे ऑब्जर्व कर रहा था। वो जोन भी उसके साथ था। वो जोन उससे कहता है कि ये लड़की, इसे तुमने ज्यादा तंग नहीं करना, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं और चेंगशी क्लोज नहीं आ जाते। मेरी लव लाइफ ने मुझे दूसरी दफा मौका दिया है, प्लीज इसे तुम अपनी हरकतों की वजह से रुइन ना करना। इसकी बहन को जितना खुश रख सकते हो उतना रखना। और तो और वो जोन वहाँ से जाता जाता याओ के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा तंग करे या फिर कुछ भी ऐसा हो जिसकी तुम्हें कंपनसेशन चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन बस इसे सीक्रेट रखना। और ये सुनकर याओ भी हैरान थी कि दोनों बॉसेस एक दूसरे से पोलर ऑपोजिट हैं। अब शाम को छुट्टी के टाइम पर याओ देखती है चियान को दो लोग पकड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी केस की वजह से ये दुश्मनी निकाल रहे हैं, उसे किडनैप कर रहे हैं। वो भागती हुई आती है बिल्कुल सुपर हीरो बन के और उन पर पेपर स्प्रे कर देती है। अब चियान उसे पकड़कर होश में लाता है और कहता है अपनी हीरोपंती बंद करो, ये दोनों मेरी मम्मी के बॉडीगार्ड्स हैं और मुझे घर ले जाने के लिए आए थे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चियान अपने फैमिली हाउस में पहुंचा हुआ था, जहाँ पर उसकी मम्मी बेचैनी से उसका वेट कर रही थी और उनका नाटक
अपनी फुल पीक पर था। वो ऐसे बीमार होकर लेटी हुई थी कि जैसे उनकी आखिरी सांसें चल रही हो, लेकिन मेकअप, ज्वेलरी, सारा कुछ परफेक्ट था। और वो उसे यही कहती है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी ये आंखें, मेरे बॉडी पार्ट्स सब कुछ दान कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज्यादा समय बचा है। और उसकी मम्मी और भी बहुत सारी ओवर एक्टिंग करती है, जो कि सारी चियान अच्छे से पहचान जाता है। वो एक्चुअली अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी, और उसके मम्मी डैडी की यही विश थी कि वो अपनी लॉ फर्म छोड़े और आकर फैमिली बिजनेस संभाले। लेकिन इस बात पर चियान कभी भी नहीं मानता था, और आज भी वो अपने मम्मी डैडी को निराश ही छोड़कर चला जाता है, और मम्मी की ओवर एक्टिंग भी किसी काम नहीं आई थी। और फिर हमें वो जून को दिखाते हैं जो कि अपने पुराने समय याद करने लगता है, जब उसकी मुलाकात चैंगशी से हुई थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में थे, और यहाँ पर उसका दिल आ गया था चैंगशी पर। वो जब जॉगिंग करती थी तो इतनी अच्छी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ थी कि बेचारा उसके पीछे भागते भागते अक्सर गिर जाया करता था। और एक दफा तो वो उसे उठाकर हॉस्पिटल भी लेकर गई थी। उसे डिहाइड्रेशन हो गई थी और उसका शुगर लेवल भी लो था, तो वो उसको एक चॉकलेट भी देकर गई थी। और वो चॉकलेट ब्रांड उसे आज भी सबसे फेवरेट रहा था। उसने चैंगशी से रिक्वेस्ट की थी इकट्ठे डिनर पर चलने के लिए, जो कि चैंगशी ने मान ली थी। और इसी के लिए वो बहुत एक्साइटेड था, अपनी स्किन केयर भी कर रहा था, और साथ ही साथ अपने लिए एक जबरदस्त सा ड्रेस भी चूज कर रहा था। वो यही सोच रहा था, प्रोफेशन बहुत हो गया, अब आई थिंक अपनी लव लाइफ को टाइम देने का समय आ चुका है। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है। चियान अपने एक फ्रेंड का बहाना करके मशवरा लेने लगता है वो जून से। कहता है कि वो घर किसी से शेयर करता था, नॉइसी होने की वजह से उसने रूममेट को निकाल बाहर किया, किसी वजह से वापस लाना पड़ा, लेकिन अब वो फिर से उसे नॉइसी लग रहा है और वो उसे दोबारा से निकालना चाहता है। यहाँ पर वो जून कहता है आई थिंक प्रॉब्लम उस नेबर या रूममेट के साथ नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड के साथ है, इसलिए उससे कहो कि अपना माइंड ठीक करे। अब चियान जैसे ही घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि याओ ने पहले ही डिनर प्रिपेयर किया हुआ है, इतनी सारी डिशेस बनाई थी। वो हैरान रह जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आता है। वो कहता है कि ओवर एफिशिएंट बनने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं ऑर्डर करूंगा उस वक्त तुम्हें खाना बनाना है, अगर तुमने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें निकाल बाहर करूंगा। जबकि उधर हमें वो जून को दिखाते हैं, वो एक जगह पर ग्रोसरी स्टोर पर गया हुआ था कि यहाँ पर उसका फोन नीचे गिर जाता है किसी के टकराने की वजह से, और जो लड़की वो फोन उसे उठा कर लेती उसकी क्रश चैंगशी थी। अब वो उसके साथ मजे से बैठकर ड्रिंक करता है, और तो और उसने उसके लिए वही चॉकलेट्स भी खरीदी हुई थी जो कि उसने सालों पहले एक दफा उसे गिफ्ट की थी। यहाँ पर वो जून उसे ऑफर भी करता है कि हमारी जून हंग लॉ फर्म तुम वो ज्वाइन भी कर सकती हो, तुम कब से लीगल सर्कल में आई ही नहीं हो। एक्चुअली उसकी लगता है कि शादी हो गई थी, और शादी के बाद प्रॉपर्टी को लेकर उसके और हस्बैंड का काफी झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया में और न्यूज में भी रही थी। लेकिन इसी वजह से लोग उसके बारे में बहुत बुरा बोलते थे। वो जून कहता है कि मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। जब तुम्हारे डिवोर्स के टाइम पर लोग तुम्हारे बारे में ऐसे कमेंट्स करते थे तो मैं उस हर कमेंट करने वाले को रिपोर्ट किया करता था। ये सब सुनकर चैंगशी को काफी खुशी होती है, लेकिन वो कहती है कि प्लीज मेरी सिस्टर को याओ को पता ना चलने देना, वरना अगर उसे पता चला कि मेरे लिंक्स की वजह से उसे वहां पर जॉब मिली है तो वो बहुत हर्ट होगी। वो जून ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता था, और अब वो ड्रंक हो जाता है। यहाँ पर चैंगशी को उसे वापस उसके घर तक लेकर आना पड़ता है। अब यहाँ पर ड्रंक होकर वो चैंगशी के सामने अपने दिल की हर बात कह देता है, और बताता है कि अगर उस दिन मैं कॉलेज में बेहोश ना हुआ होता तो मैं पूरा मन लगा कर आया था तुम्हें प्रपोज करने के लिए, और आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है जो इतने सालों पहले थी। वो ये भी कहता है कि तुम्हें तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने कितना बुली किया, मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ, मैं उससे भी रिवेंज ले सकता हूँ और तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, प्लीज मुझे कंसीडर करो। अब वो उसे एक किस करता है और बेहोश हो जाता है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। वो अपने बेड में लेटा हुआ था। वो जैसे ही उठता है तो सोचने लगता है मुझे यहाँ वापस कौन लेकर आया होगा। फिर उसे याद आता है कि मैं तो ड्रिंक कर रहा था चैंगशी के साथ, ऑफ कोर्स वो ही लाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये सब उसे कुछ याद नहीं आता। हाँ, लेकिन उसे अपने बेड में एक हेयर नजर आता है जो कि उसके हेयर से ज्यादा लंबा था। उसे यकीन हो जाता है कि ये चैंगशी का ही था। अब वो उसे पिलो को हक कर लेता है और सोचने लगता है कि कल रात मेरी ड्रीम नाइट थी, लेकिन मैं कितना उल्लू हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन उसके साइड टेबल पर कुछ पैसे भी पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है, और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।